एनालिस्ट अपना पर्सपेक्टिव देते रहते हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान समझे जाते हैं और हैं भी और जारी बात है। एक बात मैं बताऊं कि मेजर साहब, मैं समझता हूं कि मैं हूं या आप हों, हम सबका एक काम है अपने स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करना। ठीक है जी, ये दिस इज वेरी नेसेसरी। कोई भी हो, आप मीडिया में है, आप जर्नलिज्म और मेरा ख्याल है ये सब भी करना चाहिए, भले आप अपनी जगह पे बैठ के कर रहे हो या मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, कोई कहाँ पे कर रहे हो, क्योंकि हम जिस वतन मिट्टी से हैं वहां से हमने शिनाख्त ली है। तो अपने मुल्क के लिए बोलना, लड़ना, बात करना हमारा हक है। तो जो आप करते हैं वो आप अपने मुल्क के लिए करते हैं और आपको बिल्कुल करना चाहिए। तो बात शुरू करते हैं कि जो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मेरे साथ बात कर रहे थे 1 मिनट पहले शुरू करने से, कि हमें अब जो साउथ एशिया में खासकर ये नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट ने पकड़ लिया है। एक तरफ कोविड है, साइक्लोन आ गए हैं, टिड्डी दिल आ गया है, फिर वाटर की शॉर्टेज है। तो मेजर साहब, मेरा आपसे जो पहला सवाल है वो इसी तरह गैर रवायती सिक्योरिटी के पैरामीटर से है, क्योंकि हम रवायती सिक्योरिटी तो बहुत डिस्कस करते हैं, वो भी करेंगे जारी बात है इसके बाद। तो मैं क्या समझूं कि अगर उधर से चाइना ने, आपको पता है, कोई $100 अरब 200 अरब डॉलर के करीब डिफेंस बजट कर दिया, इंडिया ने भी बढ़ाया, हमने भी बढ़ाया, हर तरफ जो डिफेंस बजट बढ़ रहा है। लेकिन मेजर साहब, पता तो ये चल रहा है कि आपका जो हमें उन सबको गैर रवायती सिक्योरिटी पे पैसा लगाना चला था, और जब वो खतरा आया तो हमारे पास तैयारी कोई नहीं है। तो आप क्या समझते हैं, ममालिक को, देशों को अब इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या जब ये खत्म होगा तो फिर वापस जो है वो आ जाएंगे लड़ाई के चक्कर में? जी नहीं चीमा साहब, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी मुल्क हो ना, हम लोग जब तक मार नहीं पड़ती हम लोग सीखते नहीं। बिना मार खाए ना हम लोग नहीं सीखते। इशू ये है कि आप कहते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। तो ऐसी बात नहीं है कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स पहली बार आ रही हैं। देयर इज अ जनरल लैक ऑफ विजन इन द वर्ल्ड। आप पूरा अगर देखें ना, अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, जो 9/11 के टेररिस्ट अटैक्स हुए थे 9/11 के, वो करे थे सऊदी के नेशनल्स थे, उसमें 19 में से 15 सऊदी थे, ठीक है। जॉर्ज बुश ने अटैक कर दिया इराक को। अब आप ये सोचें, वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, थोड़ा बहुत ना एक आध गली दाएं बाएं तो हम लोग भी चले जाते हैं, बट हाउ कैन यू अटैक अ रॉन्ग कंट्री जिसका कोई लेना एक ना लेना दो, उसको पता ही नहीं, उस भाई ने अटैक कर दिया। तो ऐसे कुछ तो देखिए, उनको यह है कि हमारी सोची समझी दिमाग में रहती है कि हमने करना क्या है, फिर आदमी वैसे ही करता है। जैसे बैट्समैन होता है चीमा साहब क्रिकेट में, वो कुछ बैट्समैन होते हैं, वो बॉल को मेरिट पे जज नहीं करते, वो कहते हैं भाई मुझे बल्ला घुमाना चाहे जो हो जाए। सो ये जो अप्रोच है ना, दिस नीड्स टू चेंज। आप छोटी सी बात देखिए, आपका कितना भी बड़ा बजट हो, यूएस का बजट $700 बिलियन से ज्यादा है, राइट। एक वायरस आया, खत्म हो गया मामला ना, क्योंकि आपने जिस पे फोकस करना था आपने और ये सारे मुल्कों के साथ यही प्रॉब्लम हुई है। तो आई थिंक यू वेरी राइट, आई एग्री विथ यू। जितने भी मुल्क हैं उनका यही रहा है कि सब आपने सोच लिया कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो ठीक है, वो दुश्मन है, लेकिन आपके 10 और दुश्मन है, आपको उनके बारे में भी सोचना है। और मुझे लगता है जैसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, आपने नॉन ट्रेडिशनल वॉरफेयर की बात करी या नॉन ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करी, अब दुनिया जागी रही थी एसिमेट्रिक वॉरफेयर को सोच के, दुनिया जाग रही थी 5th जनरेशन के बारे में, थोड़ी सी घंटियां हिली थी। अभी ये दूसरा ये आ गए ये आफत। अब हमारे यहाँ वो बॉम्बे में टाइफून आ रखा है, तूफान आ रखा है, बड़ा भयानक सा। तो आई होप एंड प्रे टू गॉड जी सब ठीक ठाक हो। तो यही है चीमा साहब, यू वेरी राइट, आई एग्री विथ यू, आई एग्री विथ यू। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जैसे पाकिस्तान में भी मेजर साहब, हमने जब ये कोविड-19 आया और 15-16 मार्च के बाद हमने लॉकडाउन किया, तो हमारी सरकार ने पहली दफा जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है वहां पे बैठ के इसको डिस्कस किया। वरना हम कैबिनेट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी में बैठ के अपने ट्रेडिशनल मैटर्स, इंडिया, अफगानिस्तान, न्यूक्लियर और जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरात होते हैं, हमने कोविड-19 को भी डिस्कस किया और हमारे आर्म फोर्सेस ने भी उसको डिस्कस किया। सो आपकी बात सही है कि अब हमें एक और जो है वो थ्रेट, जो आपकी बात है कि थ्रेट पहले ही था और इस पर काम भी हो रहा था, लेकिन किसी को इस तरह अंदाजा नहीं था कैसे होगा। मेरे साहब, मैं अगला सवाल जो आपसे करना चाहता हूं वो मैं आपसे करना चाहता हूं कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के ऊपर। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अगर देखें आप, ये पिछले अगर ये 2020 में अगर हम मेजर साहब चले जाएं उस पे स्टार्ट के पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब का जब टाइम था, तो मुशर्रफ साहब आपको पता है एक डिक्टेटर थे डेफिनेटली, और उन्होंने जो
उनको भी लेजिटिमेसी चाहिए थी और एक प्रेशर भी था, और कि हमें, हालांकि पाकिस्तान ने बड़ी इस दौरान जंग जाने दी है दहशतगर्दी की जंग में, तो जो उन्होंने इंडिया के साथ डायलॉग किया उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने नापसंद किया, लेकिन उन्होंने इंडिया के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू किया 2004 में। वो अनफॉर्चुनेटली 2007-8 में खत्म हो गया, फिर मुंबई ब्लास्ट हो गए, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, और फिर हमने जो है वो पीपल्स पार्टी के दोनों वजीर आजम और सदर भी, आसिफ रजा साहब, जरदारी साहब, गिलानी साहब, राजा परवेज ऑफ इंडिया गए, फिर नवाज शरीफ साहब भी गए, फिर इमरान खान साहब भी सोच रहे थे कि हमें इंडिया के बीजेपी के साथ ताल्लुकात ठीक करने हैं। सो 20 साल में पाकिस्तान की ये कोशिश रही कि ये जो कंपोजिट डायलॉग है, जिसको बीजेपी ने कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग में कन्वर्ट कर दिया था जब सुषमा स्वराज जी पाकिस्तान आई थी, जब वो फॉरेन मिनिस्टर थी, अल्लाह ताला उनको जो वफात पा गई है। सो आप क्या समझते हैं जहां पे हम आज बैठे हुए हैं, कंपोजिट डायलॉग भी खत्म, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग भी खत्म। कल मैं एक किसी बंदे से बात कर रहा था तो उसने कहा भाई अब तो नए सिरे से डायलॉग होगा इंडिया के साथ, वो एक इंडियन ही थे, सो ये कंपोजिट कॉम्प्रिहेंसिव तो चला गया। सो आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का क्या फ्यूचर है अगर हमने 20 साल मेहनत की और दुनिया में एक बात हमने पहुंचाने के लिए हम कामयाब हो गए कि हम इंडिया से बात करना चाहते हैं और हम चीजें अब छोड़ना चाहते हैं, तो अब कहां जाएंगे हम और क्या रास्ता है? आप फौजी भी हैं, आप स्ट्रेटेजिस्ट भी हैं, आप बताएं, यूथ आपको सुनती भी है, आप बताएं प्लीज। चीमा साहब, ये थोड़ा सा सवाल जो है ना, ये सकलैन बॉलर हुआ करता था पाकिस्तान का ना, उसकी बड़े जो दूसरा उसका बड़ा फेमस हुआ करता था, ये आपने दूसरा फेंक दिया, मतलब ना यू हैव मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटी। चीमा साहब, ऐसा है कि इंडिया में एक फीलिंग है, और जो लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान में भी, मैं टीवी चैनल्स आपके अक्सर देखता रहता हूँ, तो उसमें जो लोग कहते हैं कि मोदी या बीजेपी जो हिंदुत्व की बात है या हिंदू नेशनलिज्म की बात है, ये सब बातें सही हैं, ये बातें गलत नहीं है, ये हैं। लेकिन अगर हम ये बोलें कि मोदी इसलिए कर रहा है या नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ एक खास रवैया उन्होंने अपना रखा है क्योंकि वो हार्डलाइन हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, वो शायद रीजन नंबर 2 या 3 होगा। रीजन नंबर 1 ये है कि मोदी जी इज रिफ्लेक्टिंग द मूड ऑफ इंडिया टुडे। ही इज अ वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिकल लीडर। हिंदुस्तान का जो मूड है आज, राइट, कई ऐसे, क्योंकि ये मूड इतना ज्यादा हो गया है इंडिया में कि कोई भी लीडर, अक्सर ये कहा जाता है कि लीडर का काम क्या है कि कौम को सही डायरेक्शन दिखाना। ये माना जाता है कि भाई लीडर वो है जो सही डायरेक्शन में कौम को ले जाए। ये भी मैं आपकी बात मानता हूं, और मोदी जी कोशिश भी कर रहे हैं जो उनके हिसाब से, उनकी गवर्नमेंट के हिसाब से, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था उसके हिसाब से कोशिश भी पूरी चल रही है। हर एक बंदा 100% सक्सेसफुल नहीं होता। मैं बता रहा हूं कि इंडिया में जो मूड है, एक ऐसा मूड है कि जब भी हमने पाकिस्तान से डायलॉग की बात करी है हमारे साथ धोखा हुआ है। ये इंडिया में एक और आम लोग, मैं बोल रहा हूं कि जो आपने डिफेंस एनालिस्ट की बात करी, चीमा साहब, सिर्फ डिफेंस एनालिस्ट की बात नहीं है, ये जो आम सड़क पे चलता हिंदुस्तानी है, वो लोअर मिडिल क्लास, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जनरली ये फीलिंग ये है कि जब भी वाजपेयी जी गए, एज अ मैटर ऑफ फेथ वाजपेयी जी गए, मीनार पाकिस्तान में गए, तो ये काफी आता है कि साहब आपने तस्लीम ही नहीं करा था कि पाकिस्तान बन गया है, या कभी आपने ये माना ही नहीं पाकिस्तान को। तो वाजपेयी जी गए, और इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वाजपेयी जी मीनार पाकिस्तान भी गए वहां पे, और क्योंकि मीनार पाकिस्तान इज अ सिंबल ऑफ पाकिस्तान, वाजपेयी जी वहां पे गए। और उसके अलावा भी काफी कुछ चीजें हुई, लेकिन फिर उसके बाद कारगिल हुआ, और बाद में जब ये पता लगा तो बीजेपी के अंदर, खासतौर से बिकॉज वो बीजेपी के ही थे, बीजेपी के अंदर चीमा साहब एक बड़ा एक फीलिंग आई जिसको कहते हैं ऑफ बिट्रेयल, कि हमारे साथ धोखा हुआ है। क्योंकि जिस समय वाजपेयी जी मीनार पाकिस्तान में खड़े हुए थे, बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने यह बताया, दुनिया के सामने जाहिर हुआ कि उस समय वो जो लोग थे, जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, जो आपके मेजर जनरल साहब भी आए हैं, उनका यूट्यूब वीडियो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, और इन द लाइन ऑफ फायर मुशर्रफ की किताब है, और मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में बोला है कि मैं खुद इंडिया गया। तो पहले तो ये लोग कह रहे थे कि पाकिस्तानी ट्रूप्स है ही नहीं इंडिया में, मुशर्रफ साहब ने खुद बोला मैं हेलीकॉप्टर से इंडिया के अंदर गया था जब कारगिल की लड़ाई, नहीं मैंने एक रात बिताई है, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था अपने इंटरव्यू में। तो इससे क्या हुआ कि, और जब उड़ी हुआ उसके पहले भी मोदी साहब गए थे वहां पे और अपने सेरेमनी के लिए, तो ऐसे 2 4 5 जब केस हो गए ना, तो इंडिया का जो मूड है अभी, तो मुझे नहीं लगता चीमा साहब कि डायलॉग ये होगा पाकिस्तान में इन द नियर फ्यूचर।
ना कोई स्पोर्टिंग एंगेजमेंट होगी, ना कोई कल्चरल एंगेजमेंट होगी। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताता हूँ इंडिया का जो मूड है, अब जो पूछते हैं सड़क में, अगर कोई भी आप सड़क पे चलते आदमी को पूछें कि साहब ये क्यों नहीं हो रहा है, डायलॉग पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको यही बोलेगा चीमा साहब कि देखिए साहब, कारगिल कर दिया उन्होंने, 527 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसको आप कहते हैं शहीद हो गए, हम लोग कहते हैं वीरगति को प्राप्त हो गए। 527 हमारे वीरगति को प्राप्त हो गए, उनकी क्या गलती, हम तो बैठे बैठे पाकिस्तानी फौज अंदर आ गई, फिर हमने जो एक्शन लिया वगैरह वगैरह। और फिर बात करते हैं लोग उड़ी की, लोग बात करते हैं पुलवामा की, ये सब। तो बात ये है ना कि ये 26/11 की बात है। 1993 सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आई थी 2013 में, आई थिंक मार्च 2013, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स आई थी कि 3000 किलो आरडीएक्स 1993 बॉम्बिंग्स में इस्तेमाल करा गया था। और दाऊद इब्राहिम था उसका, दाऊद इब्राहिम जो उसका मास्टरमाइंड था, और उसके वो टाइगर मेमन वगैरह जो भी उसके गैंग वाले थे। तो ये सब इसके बैकग्राउंड में एक नेशनल मूड इस समय है। एंड कमर चीमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिसको कहते हैं ना, जब मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, इट बिकम्स एन अगली मूड, होता है ना, हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश में कहते हैं इट्स दैट नेशनल मूड हैज बिकम वेरी दिस थिंग। मोदी जी कुछ करें, देखिए ही इज, ये मूड ऐसा है कि ये किसी एक प्रधानमंत्री के बस का नहीं है संभालना। इट्स दिस मूड, दिस इमोशन, ये जो इमोशन इंडिया में है इस वक्त, ये इसकी इट हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन चीमा साहब। एंड पाकिस्तान को सबसे पहले ये बात, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान कुछ करे ना करे, वो तो खैर आपकी जो रियासत है वही उसके ऊपर कोई एक्शन, मतलब उसकी सोचेगी, विचारेगी, एक्शन लेगी। पर मैं कह रहा हूं कि ये बात समझनी जरूरी है कि द मूड एट द ग्राउंड लेवल इज वेरी वेरी सीरियस। जो आम आदमी है, रेडी वाला मैं बता रहा हूँ, जो फल वाला है, जो जिसकी छोटी दुकानें हैं, जो डेली वेज का लेबरर है, जिसको जितनी समझ है अपने हिसाब से, आप और मैं, हमारा तो काम ही है डेली का, तो हम यही काम करते हैं, लेकिन उन लोगों की जो समझ है उसके हिसाब से इट्स अ वेरी डार्क मूड इन इंडिया राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। तो मुझे नहीं लगता कि डायलॉग, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट अ डायलॉग इन इंडिया। आप अगर, मुझे नहीं पता मोदी जी के मन में क्या है, आई डोंट नो, आई डोंट क्लेम टू नो, बट पीपल ऑफ इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट अ डायलॉग। अगर होगा तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट सिंपली। सो बेसिकली जो पाकिस्तान समझता है वो ये है कि इंडिया का जो मिनिमम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है ना, मिनिमम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इंडिया का वो है कि बिहेवियरल चेंज इन पाकिस्तान। और वो जो आप इस रेफरेंस से बात कर रहे हैं शायद के जी पाकिस्तान को जी कश्मीर के हवाले से, ऑक्यूपेशन के हवाले से, सो आप क्या समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इंडिया ये जो पाकिस्तान का मूड तब्दील करना चाहता है कश्मीर के हवाले से, या जी के अब कश्मीर की बात ना की जाए, किसी और चीज की बात की जाए, तो उधर से आप ये देख रहे हैं कि इंडिया की जो आपने कहा कि मोदी साहब बड़े एस्ट्यूट पॉलिटिशियन, बड़े जबरदस्त पॉलिटिशियन है, सारी बात उन्होंने इंडिया की नब्ज पे हाथ रखा हुआ और आम लोकल ले मैन का, स्ट्रीट मैन को वो समझते हैं कि वो क्या चाहता है। सो व्हाट इफ कि अगर इंडिया अपना मिनिमम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं कर पाता, जो पाकिस्तान का मूड बदलना चाहता है वो भी नहीं हो पाता, और इंडिया के लोग भी जो हैं वो इसी तरह गुस्से में हैं, तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड मेजर साहब? फ्यूचर क्या है फिर? मतलब हम, अगर आपने भी उस तरह रहना है, हालांकि मोदी साहब ने तो जो फोर्सिंग किया, उससे पहले कांग्रेस तो और तरीके से फोर्सिंग कर रही थी, वो तो एक और तरीके से काम कर रही थी। सो वे फॉरवर्ड क्या होगा इसका? देखिए, कांग्रेस अलग तरीके से देख रही थी चीमा साहब, इसलिए कांग्रेस हार गई 2 बार। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इंडिया में जो पॉलिटिक्स है ना, इंडियंस आर पॉलिटिकली सैवी। लोग कहते हैं ना, आप गरीब का फायदा उठा लें हिंदुस्तान में, कुछ दे के, ये वो सब भी ठीक है, बट बात यह है कि ज्यादातर इंडिया में कुछ कुछ लोग जरूर आपको मिल जाएंगे जो मुख्तलिफ राय रखते हैं, जो अलग राय रखते हैं इस पूरे मामले में, इस पीस प्रोसेस के मामले में। लेकिन आप ज्यादातर अगर देखें, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस का जो मूड है वो एक किस्म का है। और मोदी साहब हो, कोई भी हो पॉलिटिशियन, दे कैन नॉट इग्नोर दिस मूड, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं ना कि जो कॉन्वर्सेशन है वो बदलने की बात है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि सब इंडिया चाहता है पाकिस्तान में आप कश्मीर की बात ना करें। पिछले 4-5 साल से इंडिया ने यह भी कहना छोड़ दिया पाकिस्तान को कि आप कश्मीर की बात ना करें। वो कह रहा है आपको जो बात करनी करिए। अभी वो जो पहले से वॉइसेस आते थे ना कि आप कश्मीर कश्मीर क्यों करते हैं हर जगह, ऑफिशियली इंडिया ने यह भी कहना बहुत कम कर दिया है। अगर आप देखें स्टेटमेंट्स, चाहे आप होम मिनिस्टर के देखें, चाहे आप डिफेंस मिनिस्टर के देखें,
चाहे जो भी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस के जो भी लोग हैं जो संभालते हैं, तो ये धीरे धीरे ये कहना कि पाकिस्तान कश्मीर की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग है। लोग दो तीन सवाल पूछते हैं, राइट? जो अगर मैं चाहूं, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं ऐसा जो मैं चाहता हूं कि अगर मैं चाहता हूं कि अमन की आशा टाइप का कुछ हो और दोनों मुल्क बैठ के बात करें, लोग ऐसी बात कहते हैं कि कोई भी इंसान चुप हो जाएगा, वो बात नहीं कर पाएगा। ठीक है, देखिए, दो बातें हैं। जब इंडिया में एक टाइम था जब लोग कहते थे कि जानें बड़ी सस्ती हैं, एक कहावत थी कि हिंदुस्तान में जानें बड़ी सस्ती हैं, और लोग ये भी कहते थे कि हिंदुस्तान में एक किसान की जान और एक जवान की, जवान यानी कि जो हमारा सोल्जर है, और किसान जो कि हमारा जो खाना देता है हमें, जो हमें जो जो किसानी करता है, जो फार्मर है। तो चीमा साहब, ये जो पूरा मामला है इसका ना, कि अब इंडिया का मूड इसको लेके बड़ा मुख्तलिफ है। आप बहुत ज्यादा चेंजेस इंडियन साइकोलॉजी में आए हैं, और ये बात नहीं कि ये नरेंद्र मोदी ने करवा दिया कोई बटन दबा के। कोई 130 करोड़ बंदों का ना कोई मूड नहीं चेंज कर सकता। मुझे नहीं लगता इसका कोई वे फॉरवर्ड इमीडिएटली है। अगर पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से, अब देखिए ऐसा है ना कि अब पाकिस्तान कश्मीर करता है, राइट? इंडिया ने बोलना बंद कर दिया कि आप कश्मीर करते हैं। मैं उसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, जैसे इमरान खान है, इमरान खान साहब का अगर आप ट्विटर हैंडल देखेंगे तो रोज उन्होंने मैं देखता हूं, उनका देखता रहता हूं कि कौन सी उन्होंने नई मिसाइल मारी है हमारी तरफ, तो ट्वीट वो करते रहते हैं। और आप ये देखेंगे कि एक एक पॉलिसी के तहत, क्योंकि सोशल मीडिया टीम मोदी जी की बहुत तगड़ी है, तो एक पॉलिसी के तहत उन्होंने ये डिसाइड करा है कि इमरान खान साहब ने जो बोलना है, whatever he says about Kashmir or anything else about India, we simply have to ignore, क्योंकि हमें जरूरत नहीं कि हम जवाब दें। जैसे आपको एक और छोटा सा एग्जांपल दे दूं, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चीमा साहब, एक जमाने में बड़ा हिंदुस्तान को लगता था कि जब गोरा हमें बोलेगा कि तुम ठीक काम कर रहे हो, तब हम अपनी पीठ थपथपाएंगे और हम बोलेंगे हाँ साहब हम अच्छे लोग हैं, किसी गोरे ने बोल दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिख दिया, शिकागो ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल लिख दिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्टिकल लिख दिया कि भाई इंडिया इज अ गुड कंट्री, इट्स अ सेक्युलर कंट्री, बड़ी अच्छा मुल्क है और बड़े प्यारे लोग हैं। सो एक अंग्रेज आ गया तो अंग्रेज ने बोल दिया, जिसकी नीले आंखें होंगी, ब्लॉन्ड बाल होंगे उसके अंग्रेज के, और फिर वो हमारी तारीफें करेगा। अब इंडिया कहता है कि देखिए हमें कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी तारीफ करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया हैज रीच दैट लेवल। मुझे लगता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी जी ने कोई चमत्कार कर दिया इकोनॉमी में, या ऐसा कोई जादू की छड़ी हिलाई और इंडिया ने बिल्कुल कोई तीर मार दिया बहुत लंबा। मैं ये नहीं कह रहा। ठीक है, प्रोग्रेस हो रही है हमारी, नो डाउट अबाउट दैट। पर ये जो हमारी 70 साल की प्रोग्रेस है ना, इसमें चीमा साहब, इसमें कांग्रेस का भी हाथ है, इसमें बीजेपी की भी हाथ, इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है, सारे इंडियंस का हाथ है। लेकिन एक बात है, द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी हैज गिवन द पीपल ऑफ इंडिया, जो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी जी ने एक आम हिंदुस्तानी को दिया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम चैंपियन हो, तुम जीत जाओगे। जो जैसे टीम में एक अच्छा कोच करता है ना, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, कोच उसको क्या सिखा लेगा बैटिंग के बारे में? थोड़ा यही कि उसका रिफ्लेक्शन बन के बोल देगा यार बैट थोड़ा ऐसे रखो, वो सचिन को भी पता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोच मोदी साहब है, सचिन तेंदुलकर इंडिया की पॉपुलेशन है। मैं इस एक तरीके का एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट सचिन को पता है, ही नोज व्हाट टू डू। तो उसी तरीके से ना आपने थोड़ा बहुत बता दिया, लेकिन ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव है यही है चीमा साहब। ये आपकी बात वैसे मैं इसे एग्री करता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो इंडियन डियास्पोरा को ग्लोबली इंगेज किया है, और जो उसको पावर को जो सॉफ्ट पावर है इंडिया की, बाहर बैठी है, अमेरिका में, यूरोप में बैठी थी, उस तरह जिसको मोबिलाइज किया और ओन किया है, दैट इज समथिंग जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और एक बड़ा जारी बात आपकी बात है, कॉन्फिडेंस आया इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है भी, समझता भी है, दुनिया आपकी तरफ आ भी रही है। तो वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक वो मूड उन्होंने वाकई बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। जो जी बोले आप। जी, चीमा साहब माफी चाहता हूं, मैं बीच में बोल रहा हूं। बस एक चीज आपको बतानी है, आपने बोला ना कि सिर्फ इसमें फाइनेंशियल मामला नहीं है, फाइनेंशियल मामला नीचे है। मैं आपको बताता हूं कि इंडियाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटसेल्फ एज एन एंशिएंट सिविलाइजेशन वो बदली है। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि
हम लोग अभी जैसे नेपाल के बारे में लोग कह रहे हैं कि अब नेपाल के साथ, जब नेपाल में किसी लोगों ने कुछ कमेंट्स पास करे ना, अभी जो हो रहा था हाल ही में, अभी भी चल ही रहा है कि मैप्स के बारे में, वो लिपू लेक के बारे में, और ये सब आपने सुना भी होगा। तो उसमें चीमा साहब ये है कि जब लोगों ने बात करी कि साहब इंडिया का नेपाल में क्या इन्वेस्टमेंट है, तो फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमने इन्वेस्टमेंट करी है और नेपाल वाले यहाँ पे आके नौकरी करते हैं और कोई वीजा की जरूरत नहीं है, हम दोनों ऐसे ही घुस जाते हैं एक दूसरे के मुल्क में, जैसे कि ऐसा लगता है कि इंडिया नेपाल का पार्ट है और नेपाल इंडिया का पार्ट है, या फिर उनके आर्मी चीफ हमारे ऑनररी आर्मी चीफ है और हमारे आर्मी चीफ उनके ऑनररी आर्मी चीफ है। वो दिमाग में बात नहीं आई मेरी पहली चीज दिमाग में बात आई कि जो हमारे भगवान है प्रभु श्री राम, उनकी जो वाइफ थी सीता माँ, शी वॉज फ्रॉम नेपाल। जो पशुपतिनाथ का मंदिर है वो नेपाल में है। मैं खुद शिव भक्त हूं बहुत बड़ा, और मैं जा चुका हूं वहां पे और वहां पे पूजा कर चुका हूं, आरती कर चुका हूं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई ये बोले कि हमारी नेपाल के साथ जो रिलेशनशिप है चीमा साहब, वो सिर्फ इसलिए है कि हमें इन्वेस्टमेंट, ये बहुत छोटी बातें हैं, पैसे की बातें हैं। क्या कर दिया, 1 बिलियन, 5 बिलियन, 10 बिलियन, क्या फर्क पड़ रहा है, ये पैसा है ना, ये आया गया है। लेकिन हमारी जो रिलीजियस और कल्चरल रूट्स हैं, उसी तरीके से जो मोदी जी ने जो कॉन्फिडेंस दिया ना एक आम आदमी को, मैं एक थोड़े से तल्ख तरीके से बताना चाहता हूँ, सख्त तरीके से, लोगों को चाहे अच्छा शायद ना लगे, मोदी जी ने एक आम जो गरीब हिंदुस्तानी है ना उसको, और हमारा ये माइग्रेंट लेबर क्राइसिस जो हुआ था अभी, ये भी सच्ची बात है, क्योंकि इंडिया, मैं बता रहा हूं 10 ट्रंप आ जाए इंडिया नहीं संभाल पाएंगे, इतना बड़ा मुल्क है कि मुझे तो लगता है कि इंसोमनिया कैसे नहीं हो गया मोदी जी को, सो साफ आते हैं रात को कि नहीं सो पाते, बिकॉज इट्स अ वेरी दिस थिंग। तो प्रॉब्लम भी चलती है, सोल्यूशन भी साथ चलते हैं, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, सब एक साथ हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब आदमी है ना, एक बिल्कुल जो जिसको कहते हैं कि जो पुअर आदमी है, जो बंदा है, उसको कहीं ना कहीं अपने मुल्क में प्राइड आई है, उसको कहीं ना कहीं, और उसको फिगर्स नहीं पता कि मेरी इकोनॉमी इस रेट पे ग्रो कर रही है और सेकंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, या एक बिफोर कोविड इट वाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। मतलब ये सब जो है, ये उसको नहीं पता शायद इतना डिटेल्स, पर उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक दिल में एक इस चीज का फक्र है, इस चीज का गर्व है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि मैं हूं हिंदुस्तान का। इसमें एनआरआई भी शामिल है, वो एक अलग बात है, इन्वेस्टमेंट अलग बात है, पैसा आ रहा है वो अलग बात है। हमारा कल्चर बहुत पुराना है, अभी तो सिर्फ 5-6 हजार साल का पता लगा है, क्योंकि डिगिंग ही उतनी हुई है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको पता लगेगा हमारा कल्चर इज द ओल्डेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। बनारस को कहते हैं लोग कि ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सो लोग कहते हैं कि ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। सो हमारे पास, देयर वाज अ वाइब्रेंट इंडिया बिफोर एंड देयर विल बी अ वाइब्रेंट इंडिया, इट इज टिल टुडे वाइब्रेंट। तो चीमा साहब, अगर मैं आपसे 1 मिनट और की इजाजत ले लूं और एक और चीज बताऊं कि इस चीज की भी बड़ी प्राइड है कि यहाँ पे अंग्रेज आए, ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम रूलर्स आए, कुछ चले गए, कुछ बस गए, सब हुआ हिंदुस्तान में, और अच्छी भी चीज हुई, बुरी भी चीज हुई, राइट। लेकिन बात यह है कि मैं, यानी कि मेजर गौरव आर्या, मैं उसी भगवान की प्रार्थना करता हूं जो मेरे पूर्वज 5000 साल 10,000 साल पहले करते थे। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिधर, जैसे आप देखिए, यूरोप पूरा क्रिश्चियन हो गया, ईरान पूरा इस्लामिक हो गया, इजिप्ट पूरा इस्लाम, यहां पे कोई और मजहब माने जाते थे, सिर्फ इंडिया है जो अभी भी हिंदू है, एंड अभी भी हिंदू है, और 10 प्रॉब्लम है हमारे पास। ऐसी बात नहीं है कि वी आर परफेक्ट, हम कोई दूध के धुले नहीं, हम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज भी 80-85% ऑफ द पॉपुलेशन हिंदू है, और इसका कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, जिसमें हमारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ सेक्युलरिज्म लिखने से हो जाता है, हमारी 10 प्रॉब्लम्स हैं, और मैं उस बात को अग्री करता हूं। लेकिन 80-85% प्रॉब्लम होने के बाद भी ये है इंडिया में, और ये बात आई थिंक काबिले तारीफ है हिंदुस्तान की। ठीक है मेरे साहब, आपने बात की, सारी बात है, आप अपनी सॉफ्ट पावर, कल्चर और हिस्ट्री की बात सुना रहे हैं, लेकिन मेरे साहब ये जो इंडिया अपनी एक इंडियन नेशनलिज्म है, और जो एक इसने क्या, और फिर इंडियन नेशनलिज्म के अंदर स्पेशली बीजेपी ने 2014 के आने के बाद, आप नहीं समझते जो एक रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी है, और वो दैट इज बेसिकली into the institutional apparatus now, revisionist and expansionist ideology into the institutional apparatus के अंदर है, जिसमें बीजेपी एंड आरएसएस दोनों ने अपनी गुजारी बातें इन्फ्लुएंस की है। और उससे क्या हो रहा है,
कि इंडिया की जो माइनॉरिटी है वो भी खतरे में है, और जो इंडिया के इर्द गिर्द माइनॉरिटी स्टेट्स हैं वो भी थ्रेट एंड फील करते हैं। सो एक सॉफ्ट पावर आपकी जो एक्सपेंशनिस्ट रिविजनिस्ट आइडियोलॉजी से कंप्रोमाइज हुई है, आप भले माने या ना माने, लेकिन जो एक आपकी सारी की सारी जो बॉलीवुड है वो खामोश रहती है, या वो कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकती, उनका कोई सियासी व्यू नहीं है, वो तो बोलते ही नहीं है क्या हो रहा है। हाँ, सोशल कल्चर कोई इश्यू वो तो बोल पड़ते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल एंगल में नहीं बोलते। उनको पता है कि अवाम से इतना सख्त रिएक्शन आएगा कि भले सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, दीपिका पादुकोण हो, कोई भी हो, मोदी जी या पॉलिटिकल लीडरशिप के उनके मामलात में नहीं जाना, वरना उड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि वो एक पब्लिक आपके खिलाफ हो जाएगी। सो जिस सवाल को मैं जो रिफ्रेस कर रहा हूं, ये एक्सपेंशनिस्ट रिविजनिस्ट आइडियोलॉजी आपकी इंस्टीट्यूशनल ऑपरेटस में आई है, जिसने विद इन इंडिया माइनॉरिटीज को बहुत कर्टेल कर दिया, और जो रीजन के अंदर छोटे छोटे मुल्क थे, जैसे इंडियन आर्मी चीफ नेपाल के बारे तो बयान देता, चाइना के बारे बयान नहीं देता। तो ये जो एक रिसेंटली कुछ दिनों की मैं बात करूं इनके हवाले से, और उन्होंने नेपाली ने आगे से जवाब भी दिया। सो डू यू थिंक ये एक ऐसी फिजा है मेरे साहब? जी, पहली बात तो दो चीजें बता दूं। पहले, इंडियन आर्मी चीफ ने नेपाल के बारे में इसलिए बयान दिया क्योंकि इंडियन आर्मी का चीफ नेपाल आर्मी का ऑनररी चीफ है। नेपाल आर्मी के चीफ ने क्या करा, जब उनके प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला है कि तुम बयान दो हिंदुस्तान के बारे में, तो उनका जो आर्मी चीफ था, जनरल थापा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द नेपाल आर्मी, उसने अपने प्राइम मिनिस्टर को मना कर दिया। तो ये हमारे धर्म का, हमारे मजहब का, हमारे कल्चर का एक बहुत, कहां आप शायद अगर कभी आपका आना हुआ, एक छोटी सी नदी है, काली गंगा बोलते हैं हम लोग उसको, एक जगह है धारचूला, कुमाऊं में। धारचूला के नदी के उस तरफ नेपाल है और इस तरफ इंडिया है, एक पुल है बीच में। तो अगर आप कभी चले चीमा साहब धारचूला, तो मैं पुल पार करेंगे, मैं आपको नेपाल घुमा के लाऊंगा। यू कैन इजीली गो, एंड लोग आते हैं बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लोग काम कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। आर्मी में आते हैं, ऑफिसर्स बनते हैं आर्मी में, नेपाली सिटीजन्स आर ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। तो दैट इज द लेवल ऑफ, एक तो ये चीज है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपने बात करी सलमान शाहरुख की और दीपिका पादुकोण की, चीमा साहब, ऐसा है ना कि ये इसलिए नहीं बोलते कि पुलिस आके दरवाजा खड़खड़ाएगी रात के 2 बजे। ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि दीज आर बेसिकली कमर्शियल पीपल, राइट? आप क्यों चाहते हैं सलमान शाहरुख, दीपिका या कोई भी स्टार हो अपनी पिक्चर क्यों बनाता है? कि लोग देखें। आप लोगों को अपसेट करके अपनी पिक्चर नहीं बना सकते। सलमान को सलमान किसने बनाया? शाहरुख को शाहरुख किसने बनाया? हमने बनाया ना। ठीक है, लोग मेरा नाम नहीं जानते, लेकिन जब मैं वो 200 रुपए का या 100 रुपए का टिकट खरीदता हूं और जब मैं खड़े होकर तालियां बजाता हूं, या मैं मुझ जैसा कोई बंदा वहां पे डांस करता है सलमान खान के साथ और कहता है कि भाई की फिल्म आई है, तब भाई बनता है 2000-3000 करोड़ का आदमी, और एक एक पिक्चर उसकी 200, 300 करोड़ बनाती है। सो इट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, दे हैव टू रिस्पेक्ट आवर व्यूज बिकॉज वी हैव मेड देम सुपरस्टार। नाउ, आपने बोला रिविजनिस्ट और एक्सपेंशनिस्ट की, चीमा साहब आपने बात करी। सर, ऐसा है कि एक्सपेंशनिस्ट इंडिया कभी नहीं हुई। हम कभी घोड़े लेके किसी और मुल्क में नहीं दौड़े। मैं हिंदू पॉपुलेशन, क्योंकि इस्लाम यहां पे तो 711 पे आई थी, मोहम्मद बिन कासिम जो पहले लोग आए थे सिंध के थ्रू। बाकी अरब ट्रेडर्स तो बहुत पहले आ चुके थे, और केरला में आपको शायद पता ना हो, दुनिया की दूसरी मस्जिद यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एज, द सेकंड ओल्डेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। जब से इस्लाम आया है दुनिया में, तब से इधर केरला में है हमारे। तो आप कभी आए तो आपको ले चलूंगा केरला घुमाने के लिए, बड़ी खूबसूरत जगह। चीमा साहब, ये समझने की बात है कि कभी भी ना हम लोगों ने कभी किसी के ऊपर हमने अटैक नहीं करा। राजा दाहिर के ऊपर अटैक हुआ था, राजा दाहिर नहीं गया था गल्फ या जो मिडिल उस जमाने में जो भी कहते थे। मोहम्मद बिन कासिम आया, यहाँ पे अब्दाली आया, यहाँ पे घोरी आया, यहाँ पे गजनवी आया। पृथ्वीराज चौहान या छत्रपति शिवाजी या महाराजा रंजीत सिंह, ये लोग नहीं चढ़ दौड़े कि चलो हम यूरोप को जाके हम तबाह कर देते हैं। ना किसी हिंदू राजा ने यह बोला कि आप धर्म परिवर्तन अपना कर लो, मजहब अपना बदल के हिंदू बन जाओ, क्योंकि हिंदुइज्म में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मजहब बदलने का। आप हिंदू नहीं बन सकते। अगर कोई हिंदू चाहे कि वो मुस्लिम बन जाए तो वो बन सकता है, लेकिन मुस्लिम अगर चाहे हिंदू बन जाए, ही कैन नॉट बिकम, राइट? तो जो आप रिविजनिस्ट की बात कर रहे हैं ना, जो देखिए ये जो बीजेपी कर रही है आज की तारीख में, क्या कर रही है मैं आपको 2-3 मिनट में वो भी बता देता हूं। बीजेपी ने कोई छुपा के नहीं करा, बीजेपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। पहली चीज, 35 से हटाना है, 370 हटाना है, ये लिखा हुआ है हम लोगों ने।
और बोल के आ रहे हैं, टीवी पर बोलते हैं, हर जगह उनके बयान है और रिटन स्टेटमेंट्स हैं उनके कि साहब ये हम कर रहे हैं, उन्होंने कर दिया। बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया विल होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल आफ्टर 5 years। बोलेंगे कि मोदी जी आपने बोला था 370-35 से हटना है, कहां गया? आज की तारीख में आपने देखा होगा कि कुछ हैं जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं इंडिया के, जिन्होंने काफी ऑब्जेक्ट करा कि 370 क्यों हटा, 35 से क्यों हटा, पर आपने इंडिया में मास प्रोटेस्ट नहीं देखे कभी। 370 के क्यों हटाया मोदी जी ने? मोदी जी ने इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो हिंदुत्व चाहते हैं और कश्मीर को वो करना चाहते हैं, नहीं। मोदी जी ने इसलिए 370 हटाया क्योंकि उनको पता है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी क्या चाहता है। ही इज नियरली डूइंग व्हाट 1.3 बिलियन इंडियंस वांट। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे, वो स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में है। जो एयरक्राफ्ट का जो वो होता है, जो रडर या जो भी बोलते हैं जिससे एयरक्राफ्ट जाता है, वो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में है। वो मोदी जी ने करना ही वो है, कोई भी होता यही करता। अब तीसरी चीज, ये जो आप कह रहे हैं ना कि माइनॉरिटीज डर गई इंडिया में, है ना, कि आपने बोला कि ये कुछ चीजें ऐसी हुई हैं बीजेपी ने करी, मुझे नहीं पता क्यों अगर कोई डर रहा है। कुछ लोग हैं जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना ठीक समझ रहा, बड़े जो अरबपति हैं, जो मतलब अगर आप उनको गाड़ी भेजें और आपने उनको मर्सिडीज या BMW नहीं भेजी, तो गाड़ी में चढ़ना पसंद नहीं करते। उनके घर में रोल्स रॉयस हैं, उनके घर में जैगुआर है, उनके घर में बड़े बड़े बंबई में उनकी कोठियां हैं। वो थोड़ा सा डरे हुए हैं इंडिया में रहने के लिए। उनके लिए इंडिया अनसेफ है, उनको लगता है। जिनकी पिक्चरें चाइना में जाके चीमा साहब, जिनकी पिक्चरें 300, 400 करोड़ कमाती हैं चाइना में, वो थोड़ा सा अनसेफ फील करते हैं। जी, एक छोटा सा सवाल, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, छोटा सा सवाल इसी की ज़िम्नन है। आप कहते हैं कि इंडिया एक्सपेंशनिस्ट वो उसमें नहीं है, तो फिर जब हम ये अखंड भारत सुनते हैं, ये क्या चीज है फिर? देखिए मैं आपको बताता हूं, अखंड भारत यानी कि आपने घर वापसी सुना होगा। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड घर वापसी। घर वापसी अखंड भारत घर वापसी ही है एक किस्म से। किसकी? वो नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। देखिए, घर वापसी उन लोगों के लिए होती है जो एक जमाने में हिंदू थे और किसी कारणवश वो लोग मुस्लिम बन गए या वो क्रिश्चियन बन गए, तो उनको वापस इनवाइट करते हैं, वापस हिंदू बन जाओ। कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग नहीं बनते, राइट। उसी तरीके से सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। पहले आपने कहा कि हिंदू, कोई आप चाह के भी हिंदू नहीं हो सकता, ठीक है, आप हिंदू नहीं हो सकते मिसाल के तौर पे। अच्छा, अगर वो क्रिश्चियन हो गया मेजर साहब, अगर वो हिंदू हो नहीं सकता, तो फिर घर वापसी किस चीज की है? मैं बताता हूं। घर वापसी उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद क्या कहता है कि मेरा परिवार हिंदू था। घर वापसी उनके लिए नहीं है जो मुस्लिम हैं शुरू से और वो घर वापसी नहीं। 1, 2, 3 जनरेशन पहले इंडिया में कई लोग हैं जो पहले हिंदू थे, कोई मुस्लिम बना, कोई क्रिश्चियन बना, राइट। क्योंकि हिंदुस्तान में कन्वर्जन जैसी, मतलब आपको जैसे कि तबलीग वाले हैं जो करते हैं, राइट, या क्रिश्चियंस में मिशनरीज हैं जो जाके कन्वर्ट करते हैं लोगों को। हिंदूज में ऐसा नहीं है कि जो घर जाके बोले कि तुम हिंदू बन जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ कोई स्कोप नहीं है इसका कि आप हिंदू बन जाए। हिंदू आप तभी बन सकते हैं जब आपके माँ बाप हिंदू और आप हिंदू घर में पैदा हुए हो, और आपका कोई स्कोप नहीं। घर वापसी अलग चीज है कि जो हिंदू था वो बन गया, उसको वापस बुला रहे हैं। वापस आता हूं अखंड भारत पे, जो आपने अखंड भारत भी वही है। हम किसी और की टेरिटरी नहीं ले रहे, हम अखंड भारत उसको कहते हैं जो एक जमाने में हिंदू था, और हम उसको दावत दे रहे हैं कि तुम वापस आओ इंडिया में, क्योंकि तुम हिंदुस्तान ही थे। इट इज द कॉन्सेप्ट इज द सेम, घर वापसी एंड अखंड भारत। ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब ठीक हो गया। चले मेरे साहब, इससे बाहर निकलते हैं। सारा टाइम हम इंडिया पाकिस्तान पे बात करते हैं। अभी कुछ लोगों ने सवाल भी किया है, जो कमेंट सेक्शन चल रहा था। आपके बड़े फैन है, आपको पता है इंडिया में अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, और मेरा ख्याल है कि इसमें आप और आपकी फैमिली और आपके जो सारे रिलेटिव्स हैं उनको खुश होना चाहिए कि आपको वो जो है अल्लाह ने इज्जत दी है। और ये बड़े एजाज की बात होती है कि आप पहले एक प्रोफेशन में हो, फिर दूसरे प्रोफेशन में हो, और आप वहां पे भी अपना नाम कमा सके। ये भले हम पाकिस्तान में बैठे सारे आपको बुरा भला कहें, लेकिन आपको अपने मुल्क देश ने उसने इज्जत दी है, क्योंकि आप उनके लिए एक बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं, उनके लिए समझने के बहुत अच्छा है। तो मेरे साहब ये बताएं कि ये जो अफगानिस्तान में एक नई डील हुई है और तालिबान की जो डायलॉग हुआ, दोहा में टॉक्स हुई, तो आप क्या समझते हैं इंडिया के लिए आने वाले अफगानिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है चीमा साहब कि मेरा थोड़ा सा आइडिया मुख्तलिफ है, ठीक है। अभी तक इंडिया ने अफगानिस्तान में बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डाले। अमेरिका ने लाख कोशिश कर ली कि जी आप भेजें, नहीं। हमने जब भी बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले हैं किसी और मुल्क में, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू डाले हैं।
तो अगर यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इनविटेशन आता है कि अफगानिस्तान में यूएन ट्रूप्स रहेंगे और उसमें इंडिया भी रहेगा, तो फिर वो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर या सीडीएस, ये सब लोग मिलकर सोचेंगे कि डालना है कि नहीं डालना अफगानिस्तान में। अभी तक जो भी हमारे ट्रूप्स अभी तक बाहर कहीं नहीं गए, पाकिस्तान के फिर गए हैं, हमारे आज तक नहीं गए कहीं बाहर हमारे ट्रूप्स छोड़ के यूनाइटेड नेशंस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पोस्ट यूएस अफगानिस्तान की शायद आप बात कर रहे हैं चीमा साहब, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखिए दो चीजें होती हैं। एक बदमाश बच्चा होता है ना चीमा साहब क्लास में, बदमाश बच्चा, तो बदमाश बच्चे को जब आप मॉनिटर बना देते हो ना क्लास का, तो उसमें थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है। तो अभी तालिबान बदमाश बच्चा है, पर जब तालिबान जब मॉनिटर बनेगा ना, तब उसको एहसास होगा कि मुल्क जो है, तभी तो तालिबान के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बीच में आए हैं, और तालिबान के ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं चीमा साहब, जैसे कि हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करने हैं। तालिबान स्पोक्स पर्सन ने ऑफिशियली बोला कश्मीर इज एन इंटीग्रल मैटर ऑफ इंडिया, जबकि एक फैक्शन ये बोल रहा था कि साहब हम जिहाद कर देंगे कश्मीर में वगैरह, तो क्विकली अगले दिन ही उन्होंने बोल दिया 2-3 दिन में कि साहब ये नहीं। उसका रीजन है तालिबान को ये पता है कि हो ना हो वी विल कम टू पावर, एंड व्हेन वी कम टू पावर, राइट, जो भी सरकार है सबसे पहले वो क्या चाहती है, सबसे पहले वो ये चाहती है कि लोग हमें रिकॉग्नाइज करें। ठीक है साहब, लोग रिकॉग्नाइज करें। ये वैसी चीज है चीमा साहब, सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में, इंडिया में, चाहे हिंदू हो मुसलमान, हम लोगों के यहाँ बड़ी लार्ज वेडिंग्स होती हैं। आपने देखा भी होगा कभी, 500 1000 बंदे शादियों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि आप समाज में चाहते हैं कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो। एक सबकॉन्शियस चीज होती है कि आपकी अगर घर में शादी हुई और मैं आपसे मिला और आपने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं एक बार मजाक में टांग खींचने के लिए बड़ा बोला, अरे यार चीमा साहब आपके घर में शादी थी, आपने बुलाना ठीक नहीं समझा। तो इट इज लाइक दैट। तो क्या होता है कि चीमा साहब ये चीज होती है कि एक एक्सेप्टेबिलिटी, तालिबान अभी तो बदमाश बच्चा है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिस दिन वो क्लास का मॉनिटर बनेगा, जिस दिन वो काबुल में गद्दी पे बैठेंगे, दैट डे दे विल रियलाइज कि जो दुनिया है वो टोरा बोरा के पहाड़ों के इर्द गिर्द नहीं है, वो जलालाबाद के माउंटेन्स के इर्द गिर्द नहीं है। उसमें डिप्लोमेसी भी चाहिए आपको, उसमें इकोनॉमी भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। उस दिन उसको इंडिया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया ने यह बोला है कि साहब हमारा एक बंदा पिस्टल लेके नहीं घुसा तुम्हारे यहां, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं, आप काम बताओ क्या चाहिए आपको। अगर तालिबान कल ये कहता है कि नहीं साहब इंडिया ने आज तक सड़कें बनाई है, हमारी पार्लियामेंट बनाई है, लाइब्रेरी बनाई है, यूनिवर्सिटी बनाई है, हॉस्पिटल बनाए हैं, डैम बनाए हैं, और फिर भी इंडिया कुछ काम नहीं कर रही, तो फिर ठीक है इंडिया कुछ काम नहीं कर रही, देन वी कांट से एनीथिंग। बट मुझे ये लगता है कि जब ये देखिए, ये नेचुरल सी बात है, एवरीबडी इज दिस थिंग, यू नो, कि आपने मुशर्रफ साहब की बात करी, मुशर्रफ साहब वो हैं जिन्होंने कारगिल करा था, लेकिन जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट बन गए, राइट, जब मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट बन गए, उन्होंने भी इंडिया के साथ पीस की बात करी। क्योंकि जब आप गद्दी पे बैठ जाते हैं ना, तो आपको फिर थोड़ा सा, वो कहते हैं ना लड़के की शादी हो गई अब जिम्मेदारी समझ लेगा थोड़ी सी, ना आपके यहाँ भी कहते होंगे, हमारे यहाँ भी कहते हैं, वो वही चीज है। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट। इससे जिम्मी एक Please subscribe and share my channel.